मेरा नाम अमित है और मैं एक सरकारी बैंक में काम करता हूँ। मेरी शादी को 2 साल हो चुके हैं। मेरी पत्नी साची, जो बेहद सुंदर और समझदार थी, अब माँ बनने वाली थी। यह हमारे जीवन का एक खूबसूरत दौर था। साची का 6वां महीना चल रहा था और हम दोनों अपने आने वाले बच्चों को लेकर बहुत उत्साहित थे। इसी बीच मेरी नौकरी में ट्रांसफ़र का आदेश आ गया। मुझे लखनऊ से जयपुर स्थानांतरित किया गया। यह हमारे लिए एक नई चुनौती थी, क्योंकि साक्षी का स्वास्थ्य और उसकी देखभाल मेरी पहली प्राथमिकता थी। इस समय उसे अकेला छोड़ना ठीक नहीं था। मैंने सोचा कि उसका मायके जाना बेहतर रहेगा, जहां उसकी माँ उसकी देखभाल कर सकेगी। साक्षी के माता-पिता भी इस निर्णय से सहमत थे और वह अपने मायके चली गई। मैं जयपुर आकर अपनी नई जिम्मेदारियों में व्यस्त हो गया। यहाँ मेरी बुआ जी और उनकी बेटी नेहा भी रहती थी। मेरे फूफा जी का कुछ साल पहले निधन हो चुका था और बुआ जी अपनी बेटी के साथ अकेली थी। जब बुआ जी को पता चला कि मेरा ट्रांसफ़र जयपुर हुआ है, तो वह एक दिन मुझसे मिलने आए। उन्होंने बड़ी उत्सुकता से पूछा, अमित, साक्षी कहाँ है? वह तुम्हारे साथ क्यों नहीं आई? मैंने उन्हें पूरी स्थिति समझाई। बुआ जी ने मेरी बात सुनी और फिर बोली, अब तुम अकेले हो तो घर संभालना और खाना बनाना मुश्किल होगा। जब तक साक्षी वापस नहीं आती, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी। उनकी बात सुनकर मुझे राहत मिली, लेकिन अगले ही दिन बुआ जी ने बताया कि उन्हें कुछ दिनों के लिए अपने मायके जाना होगा। उन्होंने कहा, मैंने नेहा से बात की है, वह तुम्हारी मदद कर देंगी। नेहा, जो कि मेरी चचेरी बहन थी, बेहद खूबसूरत और समझदार लड़की थी। जब वह पहली बार मेरे घर आई तो मैंने उसकी मासूमियत और आत्मविश्वास को महसूस किया। उसने सहजता से कहा, भैया, मुझे बताइए कि आपको खाने में क्या पसंद है, मैं आपके लिए वही बनाऊंगी। उसका व्यवहार सरल और आत्मीय था, लेकिन कुछ दिनों बाद मैंने महसूस किया कि वह सिर्फ खाना बनाने तक सीमित नहीं थी। वह घर के हर कोने को सजाने और मेरी हर छोटी बड़ी ज़रूरतों का ख्याल रखने लगी। धीरे धीरे उसने मेरे पहनावे, आदतों और पसंद नापसंद को समझना शुरू कर दिया। एक दिन उसने अचानक मुझसे पूछा, भैया, भाभी कैसी हैं? उनकी क्या पसंद है? मैंने सहजता से जवाब दिया, लेकिन नेहा की उत्सुकता मुझे थोड़ी अजीब लगी। कुछ ही दिनों में उसने साड़ी पहनना शुरू कर दिया और मेरी पत्नी की पसंद की चीज़ें बनाने लगी। मुझे लगने लगा कि वह मेरी पत्नी की तरह व्यवहार कर रही है। फिर एक दिन अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। नेहा घर से जाने ही वाली थी, लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि बाहर निकलना मुश्किल था। मैंने कहा, नेहा, इतनी बारिश में मत जाओ, आज रात यहीं रुक जाओ, सुबह चली जाना। पहले तो उसने झिझक महसूस की, लेकिन फिर मान गई। उसने रात के लिए खाना बनाया और हम दोनों ने साथ में खाना खाया। यह पहली बार था जब तक हम इतनी सहजता से समय बिता रहे थे। रात को जब मैं अपने कमरे में सोने गया तो अचानक प्यास लगी। जब मैं पानी लेने निकला तो मेरी नज़र नेहा पर पड़ी। वह सोफे पर गहरी नींद में थी। उसके चेहरे पर अजीब सी मासूमियत थी, जो मुझे भीतर तक छू गई। अचानक बिजली चमकी और वह डरकर मेरे पास आ गई। उसने मुझे मजबूती से पकड़ लिया। मैं कुछ कह पाता इससे पहले ही वह मुझसे और करीब आ गई। उस पल मैं खुद को रोक नहीं पाया। सुबह जब मेरी आँख खुली तो मैं अपराध बोध से भर गया। मेरी पत्नी का चेहरा मेरे आंखों के सामने घूमने लगा। मैं सोचने लगा कि अगर साक्षी को यह सब पता चला तो वह मुझे कभी माफ़ नहीं करेगी। नेहा मेरे पास आई और बोली, भैया, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैंने उससे माफ़ी मांगने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे रोक दिया। उसने कहा, रोहन, गलती तुम्हारी नहीं थी, मैं ही तुम्हें आकर्षित करने की कोशिश कर रही थी। यह सुनकर मैं चौंक गया। उसने कहा, मुझे भाभी से जलन होने लगी थी। तुम्हारे जैसा अच्छा और ईमानदार पति उन्हें मिला। यह सोचकर मैं खुद को रोक नहीं पाई। मैं तुम्हें आकर्षित करने के लिए वही कपड़े पहनने लगी, वही व्यवहार करने लगी, लेकिन फिर भी तुमने कभी मर्यादा नहीं तोड़ी। उसकी बातें सुनकर मैं स्तब्ध रह गया, लेकिन मुझे समझ आ गया कि यह सब अब खत्म करना होगा। मैंने कहा, नेहा, यह सब भूल जाओ। मैं चाहता हूँ कि तुम
अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। मैं तुम्हारी मदद के लिए तैयार हूँ, लेकिन अब तुम मेरे घर मत आना। नेहा ने शांति से सिर हिलाया और धीरे धीरे घर से बाहर निकल गई। नेहा के जाने के बाद भी मेरा मन शांत नहीं था। अपराध बोध और पछतावे ने मुझे अंदर तक झकझोर दिया। मैं जानता था कि जो कुछ भी हुआ वह एक गलती थी, लेकिन इसका बोझ मेरे दिल से उतरने वाला नहीं था। मैं खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन क्या सच में ऐसा था? कुछ दिनों बाद मुझे साक्षी का फ़ोन आया। उसकी आवाज़ में वही अपनापन था, लेकिन मैं असहज महसूस कर रहा था। वह खुश थी और बता रही थी कि माँ उसकी बहुत देखभाल कर रही हैं और डॉक्टर ने कहा है कि सब कुछ सही चल रहा है। मैं ज़बरदस्ती अपनी आवाज़ में खुशी घोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अंदर से मुझे लग रहा था कि मैं एक पवित्र रिश्ते को कलंकित कर चुका हूँ। साक्षी ने अचानक पूछा, अमित तुम ठीक तो हो? तुम्हारी आवाज़ अजीब लग रही है। मैं चौंक गया। क्या उसे कुछ अंदाज़ा हो गया था? मैंने झट से जवाब दिया, हाँ, मैं बस काम में थोड़ा ज़्यादा बिजी हूँ। साक्षी हंसकर बोली, अच्छा सुनो, डॉक्टर ने कहा है कि अगले महीने से मुझे ज़्यादा सावधानी रखनी होगी। तो माँ चाहती है कि तुम मुझे जयपुर ले जाओ। वहाँ मेरी देखभाल कौन करेगा? यह सुनते ही मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या मैं नेहा को फिर से देख पाऊंगा? क्या मैं अपनी पत्नी के सामने खुद को सहज रख पाऊंगा? मैंने खुद को संभालते हुए कहा, हाँ साक्षी, मैं जल्द ही आकर तुम्हें ले आऊंगा। लेकिन क्या मैं इस बोझ के साथ साक्षी के सामने जा सकता था? साक्षी को जयपुर लाने का दिन आ गया। मैं लखनऊ पहुंचा, लेकिन मेरा मन अब भी उलझन में था। जब साक्षी मुझे देखकर मुस्कुराई और खुशी से गले लगी तो मेरे भीतर का अपराध बोध और बढ़ गया। रास्ते में साक्षी पूरे जोश में थी। उसने बताया कि बच्चे की हलचल अब और ज़्यादा महसूस होने लगी है। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। मैं ज़बरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मन में बस एक ही सवाल था, अगर साक्षी को मेरी गलती का पता चल गया तो क्या होगा? जयपुर लौटने के बाद घर पहुंचते ही साक्षी ने उत्साह से चारों ओर देखा और कहा, अमित, घर तो बहुत साफ सुथरा लग रहा है। तुमने अच्छे से संभाल रखा है। मैंने हल्का सा मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ, मैंने कोशिश की। लेकिन तभी साक्षी की नज़र ड्राइंग रूम के टेबल पर पड़ी, जहाँ एक छोटी सी बालियाँ पड़ी हुई थी। नेहा की बालियाँ। उसने बाली उठाई और हैरानी से पूछा, अमित, ये किसकी है? मेरे माथे पर पसीना आ गया। मैंने झट से जवाब दिया, शायद बुआ जी या नेहा की होगी। कुछ दिन पहले वो लोग आए थे, शायद यहीं भूल गई होंगी। साक्षी ने संदेह से मेरी ओर देखा, लेकिन फिर मुस्कुराकर बोली, अच्छा, मैं बुआ जी को फ़ोन करके पूछ लूँ। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने जल्दी से कहा, कोई ज़रूरत नहीं, मैं खुद ही उन्हें दे दूँगा। साक्षी कुछ सोच में पड़ गई, लेकिन फिर बात बदल दी। पर मैं जानता था कि यह सवाल अभी खत्म नहीं हुआ था। नेहा की वापसी। कुछ दिनों बाद मैं ऑफिस से लौटा तो देखा कि साक्षी किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। जैसे ही उसने मुझे देखा, उसने फ़ोन काट दिया। मैंने हल्के अंदाज में पूछा, किससे बात कर रही थी? साक्षी कुछ देर चुप रही, फिर बोली, नेहा का फ़ोन था। वो कह रही थी कि मैं जयपुर में एक जॉब ऑफ़र मिला है, इसलिए शायद वो यहाँ से हो जाए। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। नेहा फिर से मेरी ज़िंदगी में वापस आ रही थी। मैं कुछ बोल नहीं पाया, बस साक्षी को देखता रह गया। उसने मेरी आंखों में देखा और कहा, अमित, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? साक्षी की बात सुनकर मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी आंखों में गहरी जिज्ञासा थी, जैसे वह कुछ महसूस कर रही हो। मैंने अपने चेहरे पर संयम बनाए रखा और हल्के से मुस्कुराकर कहा, नहीं साक्षी, ऐसा कुछ नहीं है। तुम क्यों ऐसा सोच रही हो? साक्षी ने कुछ देर मेरी आंखों में देखा, फिर सिर हिलाकर बोली, पता नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम कुछ परेशान हो। खैर, अगर कुछ है तो मुझे बता सकते हो। मैंने ज़बरदस्ती मुस्कान बनाई और कहा, ऐसा कुछ नहीं है, तुम फालतू में सोच रही हो। लेकिन मेरे मन में हलचल मच गई थी। नेहा जयपुर वापस आ रही थी। क्या वह सच में अब भी मुझसे कोई उम्मीद रखती थी? क्या मैं खुद को रोक
पाऊंगा। 2 दिन बाद मैं ऑफिस से घर लौट रहा था, तभी रास्ते में नेहा दिख गई। उसने हल्के रंग की साड़ी पहनी थी और पहले से ज़्यादा आत्मविश्वास से भरी लग रही थी। जैसे ही मेरी नज़र उस पर पड़ी, उसने मुस्कुराकर कहा, अमित भैया कैसे हैं आप? मैंने गले में अटकी हुई सांस को अंदर खींचते हुए कहा, ठीक हूँ, तुम कैसी हो? नेहा ने जवाब दिया, अब पहले से बेहतर महसूस कर रही हूँ। एक नई नौकरी मिल रही है, इसलिए अब यहीं रहूंगी। मेरे चेहरे पर हल्की चिंता झलक गई, जिसे नेहा ने तुरंत भाप लिया। उसने मुस्कुराकर कहा, चिंता मत कीजिए, मैं अब कोई गलती नहीं करूंगी। लेकिन सच कहूँ तो उस रात के बाद मैं खुद को बहुत कोस रही थी। मुझे लगा था कि मैं अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख सकी, लेकिन अब समझ आ गया कि प्यार जबरदस्ती नहीं होता। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन फिर भी मन में अजीब सा डर था। शाम को जब मैं घर पहुंचा तो साक्षी कुछ सोच में डूबी हुई थी। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ? उसने धीरे से कहा, आज बाजार में मेरी मुलाकात नेहा से हुई थी। मेरे पैर तले जमीन खिसक गई। मैंने सामान दिखने की कोशिश करते हुए पूछा, अच्छा क्या कहा उसने? साक्षी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, उसने कहा कि अब जयपुर में ही रहेगी। और अजीब बात यह थी कि उसने मुझसे कहा, भाभी मुझे माफ़ कर दीजिए। मेरे हाथ में पकड़ा पानी गिलास कांपने लगा। मैंने झट से कहा, माफ़ी किस बात की? साक्षी ने मेरी ओर देखा और धीरे से कहा, अमित तुम सच बताओ, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? अब मेरे पास 2 ही रास्ते थे, या तो सच्चाई बता दूं और साक्षी का भरोसा खो दूं, या फिर इस सच को हमेशा के लिए दफना दूं। साक्षी की आंखों में संदेह था, लेकिन वह जानना चाहती थी कि सच क्या है। मैं असमंजस में था, क्या मुझे सच बोल देना चाहिए या इसे हमेशा के लिए दफना देना चाहिए। मैंने गहरी सांस ली और कहा, साक्षी तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? उसने बिना पलक झपकाए कहा, हाँ, लेकिन भरोसा सच्चाई से चलता है, झूठ से नहीं। उसका यह जवाब मेरे अंदर चुभ गया। मैंने महसूस किया कि अगर मैंने अभी झूठ बोला तो यह रिश्ता खोखला हो जाएगा। मैंने फैसला कर लिया, मुझे सच बताना ही होगा। मैंने हल्की आवाज़ में कहा, साक्षी मैं तुमसे कुछ छुपा रहा था, लेकिन अब और नहीं। नेहा के साथ कुछ ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए था। साक्षी का चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया। उसने कांपती आवाज़ में पूछा, क्या हुआ था अमित? मैंने पूरी घटना उसे बता दी। कैसे अकेलेपन में मैं बहक गया, कैसे नेहा ने खुद माना कि वह मुझे आकर्षित करने की कोशिश कर रही थी, और कैसे मैंने बाद में खुद को रोकने की कोशिश की। साक्षी की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कुछ देर तक कुछ नहीं कहा, बस मुझे देखती रही। फिर वह उठी और कमरे में चली गई। रात भर घर में अजीब सी खामोशी रही। साक्षी ने मुझसे एक शब्द भी नहीं कहा। मैं चाहता था कि वह मुझे डांटे, मुझसे सवाल करे, लेकिन वह बस चुप थी, और यही चुप्पी मुझे अंदर तक तोड़ रही थी। सुबह उसने अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया। मैं घबरा गया। मैंने उसका हाथ पकड़कर कहा, साक्षी प्लीज मत जाओ, मुझे माफ़ कर दो। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसकी आवाज़ ठंडी थी। अमित, माफ़ करना आसान होता अगर यह गलती नहीं बल्कि एक सपना होता। मैं जा रही हूँ क्योंकि अभी मेरे अंदर तुम्हें माफ़ करने की हिम्मत नहीं है। मैंने उसके पैरों में गिरकर कहा, साक्षी मैंने गलती की, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ, प्लीज़ एक मौका दो। वह कुछ देर तक खड़ी रही, फिर बोली, मुझे समय चाहिए अमित। अगर हमारा रिश्ता सच्चा है तो शायद मैं लौट आऊँ। साक्षी चली गई। मैं घर में अकेला रह गया, वही घर जिसमें कभी उसके हंसने की गूंज थी। समय बीता। मैंने कई बार उसे कॉल किया, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर एक दिन एक चिट्ठी आई, अमित मैंने तुम्हारी गलती को माफ़ कर दिया है, लेकिन उसे भूल नहीं सकती। इसलिए मैंने फैसला किया है कि हम कुछ समय अलग रहेंगे। अगर हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते तो शायद यह रिश्ता फिर से जी उठेगा, लेकिन अगर रह सकते हैं तो हमें इसे यहीं ख़त्म कर देना चाहिए। मैंने चिट्ठी पढ़ी और समझ गया कि अब फैसला मेरे हाथ में नहीं था, बल्कि वक्त के हाथ में था। मैंने बस एक सवाल खुद से पूछा, क्या मुझे दूसरा मौका मिलेगा?
अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।